एक नया टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटल वायर। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक तार है, उस पर एक वेट सस्पेंड किया। वेट सस्पेंड करने से उसमें स्ट्रेस आएगा, साथ साथ उसकी लेंथ बढ़ेगी यानी स्ट्रेन भी आएगा। अब इस वेट को ना धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यूज़ को नोट करके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों देखो, ये स्ट्रेस स्ट्रेन में ग्राफ आ रहा है। हम देखते हैं स्टार्टिंग में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है ए पॉइंट तक, ए के बाद वो कर्व होना शुरू हो गया। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए पॉइंट ए को नाम दिया प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि इसके बाद कर्व होना शुरू हो गया, प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई। ठीक है, कर्व हो गया। फिर ये ग्राफ बी पॉइंट पर हम देख रहे हैं। बी पॉइंट तक पता क्या कंडीशन है कि जो वेट हमने सस्पेंड किया था उसको हटाएंगे तो वायर अपनी पोजीशन को वापस ले लेता है। लेकिन जब हमने और वेट बढ़ाया यानी स्ट्रेस और बढ़ाया और अब उसे हटाते हैं तो हम देखते हैं बी तक तो वो वापस आ रहा है अपनी पोजीशन में, लेकिन बी के बाद वेट बढ़ा रहे हैं तो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ रहा वो। तो साफ साफ है उसके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो बी पॉइंट तक है, इसलिए बी को नाम दिया इलास्टिक लिमिट है। ये पॉइंट नहीं है, इलास्टिक लिमिट। और एक नाम और करते हैं इसको यील्ड पॉइंट। यील्डिंग का मतलब यहाँ के बाद चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब आप नोटिस करो कि बढ़ते बढ़ते आगे चल रहे हैं, वेट बढ़ाते जा रहे हैं, ग्राफ की शक्ल बदलती जा रही, कर्व भी आ रहा है। ये सी पॉइंट पर हम नोटिस पता क्या करते हैं, जब यहाँ से वेट हटाते हैं तो वायर अपनी पोजीशन में नहीं पहुँचता। पहुँचना ओ पॉइंट पर था, पहुँच गया ओ वन पॉइंट पर, यानी इतना उसके अंदर स्ट्रेन आ गया, हमेशा इतनी लेंथ खींची रह गई। इसको पता क्या नाम करते हैं, परमानेंट सेट। साहब इतना तो सेट ही, इतनी तो तार खींची गया, वो वेट बढ़ा दिया। उसके बाद सी पॉइंट के बाद जब स्ट्रेस को हम और बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि वेट हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और तार की जो लेंथ बढ़ती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है ना। और फाइनली वेट बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट पर तार जाकर टूट जाता है, समझ रहे। तो इसलिए डी को नाम दिया फ्रैक्चर पॉइंट। अब ओ ए बी यहाँ तक, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी है तो इसको कहेंगे इलास्टिक बिहेवियर या इलास्टिक रीजन। और बी के बाद ये पूरा पोर्शन यहाँ पर इलास्टिसिटी नहीं है तो इसको नाम करेंगे प्लास्टिक बिहेवियर, है ना। ये है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो जिस भी वायर के लिए ये प्लास्टिक वाला बिहेवियर ज़्यादा होगा, कुछ के लिए तो पता लगा यहीं तक है, कुछ के लिए यहाँ तक है। तो जिनके लिए ज़्यादा होगा इसका मतलब वो देर में टूटेंगे, जिनके लिए कम होता है इसका मतलब जल्दी टूट जाएंगे। तो क्या करते हैं, डिफरेंट मटेरियल के लिए स्टडी कर लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाकर, और जिन कर्व में प्लास्टिक रीजन हमें ज़्यादा मिलता है तो हमें समझते हैं उन मटेरियल के वायर बनाए जा सकते हैं, लंबे तार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी से टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए। प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है वो परमानेंट सेट है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है। ओके, अब इसी में बताया भी मैंने, स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी, जो डी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा ये वाला, इसको नाम कर रहे हैं ये लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि इससे ज़्यादा खींच नहीं सकता है। टेंसाइल का मतलब इतनी स्ट्रेंथ है बस खींचने की। ओके, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन में, बस ये स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट दिखा देते हैं और कहते हैं कौन सा इनमें ज़्यादा इलास्टिक है। तो आप देखो ना, यू नो दैट कि वाई जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और ये ग्राफ भी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन में है। यानी अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ तो मुझे वाई मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और इसके लिए जब पी वाले के लिए वाई निकालूंगा तो एम एस अपॉन ओ एस आ जाएगा, और क्यू वाले के लिए एन एस अपॉन ओ एस आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है दोनों का ओ एस तो सेम है, एम एस ज़्यादा है एन एस से, और जब एम एस ज़्यादा होगा तो वाई पी भी ज़्यादा होगा। और ये बात मैंने बताई थी, जिसके लिए वाई ज़्यादा है वो मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस बताया मैंने भी, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है विच कैन बी विद स्टैंड बाय अ वायर विदाउट ब्रेकिंग, यानी इससे ज़रा सा बढ़ती टूट जाएगा लेकिन यहाँ तक वो सहन कर लेता है। अब इस पर उसने क्वेश्चन बना दिया कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रबर स्ट्रिंग सो दैट इट डज नॉट ब्रेक ड्यू टू इट्स ऑन वेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, और ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना दिया है, यानी इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकता। तो आपने ब्रेकिंग स्ट्रेस पकड़ा एफ अपॉन ए, एफ हो जाएगा उसका वेट एम जी, एम की जगह वॉल्यूम डेंसिटी देखते जाओ, जी अपनी जगह वैल्यू मैंने प्लेस कर दी ब्रेकिंग की, ए अपनी जगह, वॉल्यूम की जगह आपको बहुत अच्छे से मालूम है ए इंटू एल लिख देंगे, डेंसिटी एरी, ए से कैंसिल, ये आगे सारा कुछ एल निकाल लो, है ना, सॉल्व कर लेंगे इसे और 330 किलोमीटर आ जाएगा। ये मैक्सिमम लेंथ है, इतने लेंथ तक तो वो टूटेगा नहीं, इससे ज़रा से ज़्यादा करोगे और उसको सस्पेंड करोगे टूट जाएगा वो।
ओके, एक टर्म है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन ए वायर इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड। आपको मालूम है कि जब किसी तार को हम खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसके एटम्स के बीच एक फोर्स जनरेट होता है जो कि इसका अपोज करता है। उसको कहा था ना हमने इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो ऑब्वियस है कि खींचने में या कंप्रेस करने में हम लोग उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते होंगे, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने एक वायर ले लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है ना। इट इज स्ट्रेच बाय ए फोर्स, ठीक, एक फोर्स से हमने इसे स्ट्रेच किया। इफ एट एनी इंस्टेंट फोर्स मान लिया F है, इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल l है, तो y इज इक्वल टू ये है, ये इसे F की वैल्यू निकाल दी, डन। अब ये जो F है ना वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ये बढ़ता जाएगा। तो मान लिया हम DL लेंथ के लिए निकालने की कितना वर्क हुआ, F DL cos 0 होगा, F की वैल्यू प्लेस कर दिया। टोटल वर्क निकालना चाहें तो ऑब्वियस इसको इंटीग्रेट करेंगे, वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल DL। अब यही तुम्हें मैं सिखा दूँ, तुम याद करो चेंज इन लेंथ को मैंने स्मॉल l लिखा था, आप कहोगे सर डेल्टा एल लिख लो। अब जैसे ही यहाँ डेल्टा एल लिखो, डेल्टा एल DL, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा वो जो इंटीग्रेशन किस्सा था, फंस जाओगे ना। और LDL में L²/2, लिमिट 0 से L, और 0 से L है तो L मान लिया y आ जाएगा, भाई y2 तो अलग कर दो, L² - 0 L² आ जाएगा, ये आ गया। और इसमें L को अगर मैं छोड़ दूँ तो YAL/L, ये रहा YAL/L, ये तो F है, F और L जो छोड़ा था ये लिख दिया मैंने, ये भी फार्मूला बन गया। यही वर्क है बच्चों जो उसके अंदर स्टोर है एज पोटेंशियल एनर्जी, सेम यही वर्क है, ये आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी W के इक्वल है, ये आ गया। अब एक टर्म यूज़ करते हैं एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, इसको नाम करते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को AL लिख देंगे, A से A उड़ जाएगा, L²/L² आ जाएगा, ये होता है स्ट्रेन, है ना। तो आप फार्मूला बन गया y इंटू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन स्क्वायर, ये प्रूव कराते हैं जनरली। और ध्यान रहे एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आएगा तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, पहले पूरा प्रूव करके तब करना है। अब इसमें y की जगह आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रख सकते हैं, ये रखा मैंने यहाँ पर, ये स्ट्रेन स्क्वायर है तो ये फार्मूला बन जाएगा। और स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन y लिख सकते हैं, ये लिखा मैंने, ये बन जाएगा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y। तो जो भी हमें कहा जाए वो फार्मूला हम डेरिवेशन कर दें, जहाँ तक कहा जाए, ना कहा जाए यहाँ तक करो हमेशा।